आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड टू चेंज में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हिस्ट्री की पेपर का क्वेश्चन आंसर का सल्यूशन। ठीक है ना। ये वार्षिक परीक्षा 2021 के क्लास 11 विषय ये आप लोग का 100% रियल है। ठीक है ना, 100%। इसीलिए इसे पूरे के पूरे प्रश्न याद करके जाइएगा वरना पछताओगे। ठीक है ना। पहला पुनर्जागरण से आपका क्या आशय है। ठीक है ना। तो पहला पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म अथवा फिर से जागना अथवा समाप्त पर्याप्त शेषों से पुनरुद्धार है। व्यापक अर्थ में पुनर्जागरण का अभिप्राय उन सभी परिवर्तन से है जो मध्य युग से आधुनिक युग तक। ये आप लोग को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये है मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुखताएं। एक है नगरीय सभ्यता थी और दूसरा है सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार महत्वपूर्ण उपाय थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर एक जैसे घर ही जैसे होंगे। तो कुछ प्राचीन मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते क्योंकि मंदिर में किसी स्थान देवता का वास होता था। मंदिरों की बाहरी दीवारें विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मेसोपोटामिया की शहरी सभ्यता के दो प्रभाव लिखिए। ठीक है ना। तो शहरों में माल की आवाजाही और संचार, शिल्प, व्यापार और सेवाएं के अलावा कुशल। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा। मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था। बताना मंगोल कबीलों का जो जीवन था वो कैसा था। हमने यहाँ पे बता दिया। आप लोग मंगोल जो थे वो घुमक्कड़ तो ज़्यादा थे। मंगोल विविध प्रकार के लोगों का जनसमुदाय था। कुछ मंगोल पशुपालक थे तथा कुछ यहाँ पे एक है कुछ है। ठीक है ना। कुछ शिकारी संग्राहक थे। इन लोगों ने कृषि व्यवस्था को नहीं अपनाया। ये लोग अपने पशुओं के साथ शीतकालीन निवासी स्थान से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर आते जाते रहते थे। ये लोग स्थायी रूप में से एक स्थान पर नहीं रहते थे। ठीक है ना। अगला है पुनर्जागरण का सबसे पहले है ना कि आरंभ इटली में ही क्यों हुआ। तो पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही हुआ क्योंकि तुर्की कुस्तुनबुनिया विजय के बाद यूनान के विद्वान अपनी रचनाओं सहित इटली चले गए आए थे और उन्होंने इस देश का धन अध्यापन की आरंभ कर दिया। अगला यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो यायावर साम्राज्य मूल रूप से घुमक्कड़ लोगों को यायावर कहा जाता था। स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो घुमक्कड़ थे उनको यायावर कहा जाता था। यही लोग मंगोल थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित करके एक अनुशासित सैन्य शक्ति खड़ी की और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसी को यायावर साम्राज्य कहते हैं। अगला देखते चिनाम्पा क्या है। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयों बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मेक्सिको की झील में कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिनाम्पा कहते हैं। ठीक है ना। अगला माया सभ्यता के पंचांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो माया सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि पंचांग का निर्माण थी। यद्यपि माया सभ्यता के पंचांग में एक वर्ष में 365 दिन होते थे किंतु एक वर्ष में 18 माह होते थे तथा प्रत्येक माह में 20 दिन होते थे। इस प्रकार एक वर्ष के 18 माह में 360 दिन होते थे तथा वर्ष के शेष 5 दिनों को दुर्भाग्यपूर्ण काल माना जाता था। ठीक है ना। अगला माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मक्का की खेती माया सभ्यता का प्रमुख जो था वो आधार था, वो मक्का की खेती कर पाते थे। ठीक है ना। अगला है मक्का के अतिरिक्त ये लोग अनेक प्रकार की फलियाँ, आलू, पपीता, मिर्च, लौकी, शकरकंद और मीठा का साव आदि भी उगाया करते थे। ये लोग अपने खेती की रखवाली करने के उद्देश्य से बस्तियां बना कर रहते थे। ठीक है ना। 14वीं-15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया आप लोग बताना है। ठीक है ना। तो 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृतियों और सभ्यताओं को पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया गया। यूरोप में हुए परिवर्तनों का प्रभाव यूनान में रोमन और आम जनता के मन में यूनानी व रोमन का संस्कृतियों के अध्ययन के प्रति जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट यहाँ तक पुनर्जीवित हुई। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी आप लोग ले लीजिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना करना है। ठीक है ना।
तो वेनिस इटली का एक महत्वपूर्ण नगर राज्य था। वहाँ एक गणतंत्री शासन प्रणाली 15वीं सदी में आरंभ हो चुकी थी। वेनिस के अतिरिक्त फ्लोरेंस और रोम विशेष रूप से उल्लेखनीय स्वतंत्र नगर राज्य था। ये गणराज्य राजकुमारी द्वारा शासित किए जाते थे। ये आप लोग को यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सी नई खाद्य वस्तुओं को दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में बेची जाती थी। तो आप लोगों को यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना, यहाँ तक। अमेरिका की खोज के कई अहम दीर्घकालीन एवं तत्कालीन परिणाम हुए। अनिश्चितता से पल पल 2-4 होती सामूहिक यात्राएं आगामी समय में न केवल यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका को अपितु पूरे विश्व को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित की, ठीक है ना। अब पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। यश के बारे में परवर्ती मंगोलों का चिंतन किस तरह रहा, चंगेज खान की स्मृति से जुड़े उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। तो यश मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्वीकृत होने का दावा किया और जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यश मंगोलों को समान आस्था रखने वाले के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उसके वंशजों में से मंगोल की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध किया प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनकी अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजी लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास किया। तो हे गाइज, ये वीडियो आप लोगों को समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।